नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन का हम आगाज़ करते हैं और स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है ये केबल से है। जैसा कि आप ड्राइंग में देख रहे होंगे, केबल का एक प्रारूप दिया गया है और लेयर के हिसाब से इसमें क्वेश्चन बनाया गया है कि ये किस लेयर का इंडिकेशन है। अब ये है क्वेश्चन कि इस भूमिगत केबल का कौन सा भाग लेड वाला है, मतलब लेड की कौन सी लेयर है। इंडिकेशन में केबल में इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से दर्शाया गया है। इसके लिए केबल जो है भूमिगत केबल, इसमें जो लेयरें होती है उसके हिसाब से इसका शॉर्ट ट्रिक होता है सब SAB सब LPC होता है। सब LPC है, इसका मतलब है C यानी कोर, यानी उस केबल की कोर मतलब कापर की हो सकती है या एल्युमिनियम की हो सकती है। कोर के जस्ट ऊपर पेपर इंसुलेशन आता है। पेपर इंसुलेशन के जस्ट ऊपर लेड सीट आती है या इसी को हम मेटालिक सीट भी बोलते हैं। लेड सीट या मेटालिक सीट के जस्ट ऊपर जो होती है वो बीडिंग होती है और बीडिंग के जस्ट ऊपर जो होती है वो आर्मरिंग होती है और आर्मरिंग से ऊपर जो होती है जो कि वातावरण के संपर्क में होती है, जिसे आप केबल की सबसे बाहरी परत भी कह सकते हैं, वो S यानी सर्विंग होती है। अब यहाँ से आप जाएंगे तो देखिए C जो पार्ट दिखा रहा है ये सबसे बाहर वाला पार्ट है C, तो ये जो हो जाएगा बाहर वाला यानी सर्विंग हो जाएगा। अब इसके अंदर जो एक लेयर आएगी जिसे B से इंडिकेशन किया गया है, ये क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा आर्मरिंग हो जाएगा। इसके जस्ट अंदर जो एक लेयर आएगी D वाली, वो बीडिंग हो जाएगी और बीडिंग के जस्ट अंदर एक आएगी जिसे A से इंडिकेट किया गया है, देखिए वो लेड सीट आ जाएगी और लेड सीट का दूसरा नाम जो होता है वो मेटालिक सीट होता है। और पूछा है कि लेड सीट का इंडिकेशन क्या है, तो देखिए लेड सीट का इंडिकेशन जो है वो अल्फ़ाबेट A से इंडिकेट किया गया है, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके ऊपर एक पेपर इंसुलेशन आ जाएगा, इसके बाद कोर आ जाएगी। तो यही जो लेयर होती है, किसी भी भूमिगत केबल को जब डिज़ाइन किया जाता है तो इसमें 6 प्रकार की लेयरें ये बनती हैं। और लेड सीट का केबल में काम क्या होता है, तो लेड सीट का केबल में जो काम होता है वह कोर, ये C वाला पार्ट है जिसे हम कोर बोल रहे हैं। कोर में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए लेड सीट या उसी को हम मेटालिक सीट बोलते हैं का प्रयोग किया जाता है। इसका काम है कि कोर में नमी के प्रवेश को रोकना। और लेड सीट के जस्ट ऊपर जो होती है वो बीडिंग होती है। बीडिंग का केबल में काम क्या होता है, तो याद रखिएगा बीडिंग का जो काम होता है वह लेड सीट या मेटालिक सीट को प्रोटेक्ट करना होता है। अगला जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सेकंड नंबर, कि एक विद्युत हीटर को 100 किलोवाट 200 वोल्ट रेट किया जाता है। हीटिंग एलिमेंट का रजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे पावर जो है वह 1 किलोवाट दिया है, यानी हम P को कह सकते हैं 1 किलोवाट, इसी को हम लिख सकते हैं 1000 वाट। इसके बाद वोल्टेज जो है वह 200 वोल्ट दिया है। अब हमें रजिस्टेंस पूछा है, तो रजिस्टेंस R = V² हो जाएगा। अब देखिए V² 200 दिया है, तो 200 का स्क्वायर 200 × 200 P जो है 1 किलोवाट, यानी इसको हम लिखेंगे 1000 वाट। तो ये 1000 वाट हो जाएगा। ये 0 से 0 मारा जाएगा, ये 0 से ये 0 मारा जाएगा और ये 0 से ये 0 मारा जाएगा। 20 दूनी का 40 रजिस्टेंस निकाले हैं तो इसका मात्रक ओम हो जाएगा, यानी 40 ओम। आंसर ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये सिंबल से क्वेश्चन है। इस सिंबल को आपको बताना है कि यह किसका है। विद्युत वायरिंग में ये प्रतीक डॉट डॉट को निरूपित करता है। ये
किसको निरूपित करता है, तो ये एग्जॉस्ट फैन को निरूपित करता है। ऑप्शन सी एग्जॉस्ट फैन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे सीलिंग फैन की बात किया रहता तो सीलिंग फैन में केवल ये हो जाता, तो ये सीलिंग फैन का हो जाता। सायरन का जो सिंबल होता है ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है, ये सायरन का होता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि धारा ट्रांसफार्मर जिसे शॉर्ट में हम सीटी बोलते हैं और विभव ट्रांसफार्मर जिसे शॉर्ट में हम पीटी बोलते हैं को किस श्रेणी में मापा जाता है। देखिए ट्रांसफार्मर में जब आप पढ़ेंगे तो ट्रांसफार्मर में एक श्रेणी आती है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के ट्रांसफार्मर पढ़ने को मिलेंगे। एक तो होता है सीटी जिसे बोला जाता है करंट ट्रांसफार्मर, और एक जो होता है पीटी इसे बोला जाता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सीटी जो होता है ये करंट ट्रांसफार्मर है और इसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ये इसका यूज़ क्या है, तो ये हायर करंट को मेज़र करने के लिए यूज किया जाता है और इसे लाइन के श्रेणी में इंस्टॉल किया जाता है। पीटी का वर्क क्या होता है, तो पीटी जो होता है ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। ये एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और इसका यूज जो है वो हायर वोल्टेज को मेजर करने के लिए किया जाता है। और पीटी जो है इंस्टॉल जो किया जाता है ये पैरेलल में इंस्टॉल किया जाता है। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आएंगे, यानी यंत्र ट्रांसफार्मर के श्रेणी में ये आ जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये प्लेट है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की प्लेट है और इसमें आपको बताना है कि इसमें मल्टी लेयर संधारित प्लेट है और उस प्लेट का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वह ए दिया गया है और दो प्लेटों की बीच की जो डिस्टेंस है जिसे दूरी बोलते हैं वो डी है। तो फिर इसका प्रभावी धारिता क्या होगी, इफेक्टिव कैपेसिटेंस का मान पूछा गया है। अब देखिए इसमें प्लेट की काउंटिंग कर लीजिए। टोटल कैपेसिटेंस की बात किया जाए तो C = n-1 कब ये लगता है, जब मल्टी प्लेट हो तब n-1 एप्सिलॉन A/d हो जाता है। A जो है वो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है और D जो है दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस है और n-1 जब मल्टी प्लेट आती हैं, एक से अधिक प्लेटें आती हैं तो ये फार्मूला लगता है। अब इसमें प्लेट की हम काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। तो n-1 यानी 8 एप्सिलॉन A/d ये टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा इन मल्टी प्लेट में, यानी ऑप्शन ए 8 एप्सिलॉन A/d ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस फार्मूले को आप सब जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या प्रतिलोम समांतर क्रम में जुड़े दो SCR के समतुल्य होता है। SCR का मतलब होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है। ये जो है SCR ये किसके सिमिलर है, तो ध्यान रखिएगा जब दो SCR को पैरेलल समानांतर में और एंटी क्रम में, मतलब एक दूसरे के विपरीत संयोजन हो और आपस में ये समानांतर में जब जुड़ करके बनते हैं तो इस प्रकार की संरचना से जो इलेक्ट्रॉनिक्स थायरिस्टर परिवार का जो सदस्य का निर्माण होता है वह ट्रायक का निर्माण होता है। यानी दो SCR को एंटी पैरेलल जोड़ने के बाद जो थायरिस्टर परिवार के सदस्य का निर्माण होता है वो ट्रायक का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ट्रायक की बात किया जाए तो ट्रायक में 3 टर्मिनल होते हैं। अब 3 टर्मिनल कौन कौन है, तो मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और एक गेट हो जाता है। SCR में बात किया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, एमीटर, कलेक्टर और एनोड, कैथोड और इसमें गेट आ जाएंगे SCR में।
डायक में भी क्या होता है, तो डायक में क्या है कि जब दो डायोड को एंटी पैरेलल जोड़ने के बाद जो संरचना तैयार होती है वो डायक की होती है। और डायक में क्या है, डायक में दो टर्मिनल होते हैं, मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2। इसी तरीके से यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, और ये यूजेटी जो है इसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन, तो एमीटर बेस 1 और बेस 2 होता है। डबल बेस वाला डिवाइस जो होता है वह यूजेटी ही कहलाता है। एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, और इसके भी 3 टर्मिनल होते हैं, ड्रोन सोर्स और गेट होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब दो एससीआर को एंटी पैरेलल जोड़ने के बाद जो संरचना हमें मिलती है वो ट्रायक का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि विश्रांति दोलित्र रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का यूज किया जाता है। रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर बनाने के लिए हमें यूजेटी का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यूजेटी का मतलब है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, और यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है यह इसका जो कैरेक्टरिस्टिक की बात किया जाए तो ये निगेटिव गुण रखने वाला यूजेटी होता है। और यूजेटी में पीएन जंक्शन की बात किया जाए तो एक पीएन जंक्शन होता है। इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यहाँ से ये एमीटर निकल जाता है, ये बेस 1 और ये बेस 2 हो जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें 2 बेस होते हैं, बेस 1 और बेस 2 होता है। बेस 1 को एनोड 1 और एनोड 2 भी बोला जाता है, और ये एक एमीटर है। मतलब 3 टर्मिनल की बात किया जाएगा यूजेटी में तो 3 टर्मिनल आ जाएंगे, एमीटर, बेस 1, बेस 2। बेस 1 और बेस 2 के बीच का जो रजिस्टेंस होता है 5 किलो ओम से 10 किलो ओम का होता है। तो याद रखिएगा, रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर में यूज जो किया जाता है वह यूजेटी का यूज किया जाता है। टर्मिनल की बात किया जाएगा तो टर्मिनल 3 होंगे, पीएन जंक्शन की बात किया जाएगा तो पीएन जंक्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 440 वोल्ट 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर संचालित 6 पोल युक्त तुल्यकाली मशीन का प्रति मिनट घूर्णन क्या हो जाएगा। वोल्टेज जो है वो 440 वोल्ट का वोल्टेज दिया है, फ्रीक्वेंसी जो है वह 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, पोल की संख्या जो है 6 पोल है, सिंक्रोनस स्पीड पूछा गया है। तो सिंक्रोनस स्पीड ns इक्वल टू 120 f/p हो जाएगा। अब ये 120 f का जो मान है ये फ्रीक्वेंसी है। अब ये क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का जो मान है वो 60 हर्ट्ज दिया है, तो 60 हम रख देंगे अपन, पोल की संख्या 6 है तो पोल 6 रख देंगे। 6 एकम 6, 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 120 इंटू 10 ये 1200 हो जाएगा। 1200 आरपीएम आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि ग्लूकोज रिले का उपयोग सुरक्षा के लिए से अधिक रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है। पहले तो देखिए, ग्लूकोज रिले का यूज इंटरनल फॉल्ट में ही हम ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। सभी प्रकार के आंतरिक फॉल्ट को ये डिटेक्ट करने का काम करता है। दूसरी चीज़ कि ग्लूकोज रिले का यूज कहाँ किया जाता है बिना रेटिंग के पूछे तो उस ट्रांसफार्मर में ग्लूकोज रिले का यूज किया जाता है जिस ट्रांसफार्मर की कूलिंग ऑयल के द्वारा की जाती हो। यानी ऑयल से कूलिंग वाले जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं वहाँ पे ग्लूकोज रिले का ही यूज किया जाता है। अब रेटिंग की बात पूछेगा कि कितने रेटिंग से अधिक में ग्लूकोज रिले का यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा 500 kVA से ऊपर के जितने भी ट्रांसफार्मर होंगे वो सब के सब अंदर इंटरनल फॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लूकोज रिले का ही यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच में कितने टर्मिनल होते हैं। पहले तो देखिए, सिंगल वे स्विच में टर्मिनल कितने होते हैं, 2 हो जाते हैं। 2 वे स्विच में टर्मिनल कितने होते हैं, 2 वे में पूछे तो 3 हो जाते हैं। इंटरमीडिएट में टर्मिनल की बात कहे तो 4 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे डबल थ्रो दिया है, तो डबल थ्रो का मतलब होता है कि ये 2 वे स्विच है,
ठीक है। अब टू वे स्विच में देखिए हमने क्या बताया कि कितने टर्मिनल होंगे, 3, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे याद रखिएगा सिंगल वे में टर्मिनल 2 होंगे, टू वे में टर्मिनल 3 होंगे और इंटरमीडिएट में टर्मिनल 4 हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि यदि तरंग की औसत वोल्टेज 220 वोल्ट है तो एक ज्यावक्रीय तरंग का आरएमएस मान क्या होगा। साइनोसॉइडल वेव में आरएमएस मान कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा रहा है और वोल्टेज जो दिया गया है ये 220 एवरेज मान है। अब साइन वेव में एक फॉर्म फैक्टर का फार्मूला होता है कि फॉर्म फैक्टर इक्वल टू आरएमएस मान अपन एवरेज मान। चूंकि ये करंट और वोल्टेज दोनों के रूप में ले सकते हैं तो क्वेश्चन जो बना है वो वोल्टेज के रूप में बना है, तो हम कह सकते हैं कि फॉर्म फैक्टर इक्वल टू वोल्टेज का आरएमएस मान अपान वोल्टेज का एवरेज मान। अब फॉर्म फैक्टर का मान साइनोसॉइडल वेव में जो होता है 1.11 होता है इक्वल टू वी आरएमएस हमें कैलकुलेट करना है अपन वी एवरेज दिया गया है क्वेश्चन में 220 वोल्ट। अब यहाँ से वी आर एम एस जब हम निकालेंगे तो 1.11 इंटू 220 हो जाएगा। जब इसमें आप इंटू करेंगे तो जो इंटू आएगा वह 244.2 वोल्ट आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 244.2 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।